dear students, our today's lecture is lecture number 9, page number 50. Okay. Here we will discuss two systems, respiratory system and the second is digestive system. So first of all, we will pronounce its difficult words. Respiratory, lungs, transports, carbon dioxide, nostrils, digestive, intestine, saliva, undigested, anus. रेस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे कि रेस्पायरेटरी का वर्ड रेस्पायरेशन से निकला है जिसका मतलब है सांस लेना। आपको पता है कि लिविंग बीइंग्स जिंदा रहने के लिए सांस लेती हैं और ये सांस क्यों लेती हैं? ताकि वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। और इसी प्रोसेस के लिए फिर हमें रेस्पायरेटरी सिस्टम से काम लेना पड़ता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या हैं? नोज, विंड पाइप एंड द लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स में नोज, विंड पाइप एंड लंग्स शामिल हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी नोज और नोस्ट्रिल से हवा गुजरती हुई विंड पाइप में जाती है और फिर ये हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, जो हमें सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे कैसे ये सिस्टम काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी नोज़ में जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उनके थ्रू हमारी हवा जो है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है। यहाँ पे विंड पाइप होता है, ठीक है, इसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं। इस विंड पाइप के आगे इसकी 2 ब्रांचेस ये डिवाइड हो जाता है जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। जैसे कि आपको ये लेयर एक नज़र आ रही है, ये ब्रोंकाई है, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब यहाँ पे आप लंग्स देख रहे हैं, ये ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। राइट लंग के 3 पार्ट्स होते हैं जबकि लेफ्ट लंग के 2 पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे ये जो लंग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर रिब केज नज़र आ रहा होगा, ये आपको रिब केज की बोन्स नज़र आ रही हैं, जबकि जो दूसरा लंग है वो आपको स्ट्रक्चर बताने के लिए विदाउट रिब केज है, ठीक है, ताकि आप इसका स्ट्रक्चर आसानी से समझ सकें। तो होता क्या है कि विंड पाइप से जो हवा आती है वो ब्रोंकाई में से होती हुई इसकी जो मज़ीद ब्रांचेस होती हैं आगे उनमें डिवाइड होती है और यहाँ से हमारे पूरे लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन फैल जाती है। दोनों में ऐसा ही होता है। अब फिर यहाँ से जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं, ठीक है। आप भी फील करते होंगे कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स, आप फील करते हैं कि आपके सीने में कोई मूवमेंट हो रही है, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा आपका सीना फूलता हुआ महसूस होता है। फिर जब ये लंग फूलते हैं तो इसके नीचे एक और पिक्चर है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो इन लंग्स के प्रेशर, इनके फूलने से ये जो डायफ्राम है ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये प्रेस हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम ब्रीथ आउट करते हैं तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी बलून में हवा फिल करते हैं तो हवा के एंटर होते ही बलून फूलने लगता है और जैसे ही हम हवा उसमें से निकालेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये लंग्स जब इसमें हम सांस लेंगे, ब्रीथ इन करेंगे तो ये फूल जाएगा और फिर उसके प्रेशर से ये जो डायफ्राम है जो लंग को शेप देता है ये प्रेस हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ब्रीथ आउट करेंगे तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से ये जो है प्रेस होने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। अब इसका एक और काम ये भी है कि लंग्स में जो हवा के ज़रिए जो ऑक्सीजन आती है वो यहाँ से सारी जाती है, वो ब्लड जाता है हार्ट में, ठीक है। हार्ट उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। उसके बाद फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेने के बाद हार्ट के ज़रिए वापस सारा जो ब्लड है वो लंग्स में आ जाता है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है वो जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो दोबारा से ब्रीथ आउट करते हुए वो जो है हवा के ज़रिए ही हमारी नोस्ट्रिल से, विंड पाइप से होती हुई नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। यूँ एक लम्हा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है और अगले ही लम्हे हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड हवा की सूरत में बाहर निकल जाती है। और आप अपनी हथेली को अगर आप अपनी नोज़ के सामने रखें तो आप फील करेंगे कि आपके हाथ पर आपको कोई गैस या कोई वेपर्स जो हैं वो फील होते हैं। वो गैस कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम हवा ब्रीथ आउट के नतीजे में अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यूँ रेस्पिरेशन का सिस्टम ये कंप्लीट होता है।
तो यूँ आपको समझ आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी का बुनियादी काम क्या होता है कि इट हेल्प्स अस टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एक और बात कि हम जब भी हवा अपनी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमें नोज़ के थ्रू सांस लेना चाहिए, क्योंकि नोज़ में हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं जो हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे बालों के साथ जुड़े रह जाते हैं और साफ़ हवा फिल्टर होकर हमारी बॉडी में एंटर होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी सांस लें हम नाक के थ्रू सांस लें, ठीक है। उसके बाद तो होपफुली आपको ये सारा सिस्टम समझ आ गया होगा कि सबसे जो मेन ऑर्गन है वो नोज़ है, जिसके ज़रिए हवा जाके विंड पाइप में से गुजरती है और फिर वहाँ से लंग्स में जाती है, ऑक्सीजन पहुँचाती है और फिर वहाँ से जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है उसको वापस जो है वो विंड पाइप से होती हुई नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर लाती है। यूँ हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड सिस्टम इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव का वर्ड डाइजेस्ट निकला है, जिसका मतलब है हज़म होना। डाइजेशन एक नाउन है, ठीक है, जिसमें मतलब हम जो भी खुराक खाते हैं वो हज़म होती है। आपको पता है कि लिविंग बींग जिंदा रहने के लिए खुराक खाते हैं और उनको इस खुराक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि वो एनर्जी हासिल करें, ताकि वो अपने बहुत से काम कर सकें। तो इस एनर्जी को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हमारी वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो, हमारे ब्लड में शामिल हो, ताकि हमें इस फूड में शामिल तमाम न्यूट्रिएंट्स मिले। तो लिहाजा उन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए फूड का डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हमारी फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके हम ऑर्गन्स देख लेते हैं। इसके ऑर्गन्स में क्या क्या शामिल है। फूड सबसे पहले माउथ, ये माउथ से शुरू होती है, ठीक है। ये सिस्टम माउथ से काम करना शुरू करता है। उसके बाद फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद सबसे एंड पे एनस। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सिस्टम माउथ से शुरू होके ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये एनस। अब यहाँ आप ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी देख सकते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसकी ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम फूड जो है वो अपने मुंह में रखते हैं। यहाँ पे सलाइवा होता है, जो जब हम फूड को च्यू करते हैं तो वो सलाइवा के साथ मिलके उसको ग्लूकोज में, उसको शुगर में चेंज करता है। फिर यहाँ से फूड जो है वो होती हुई ये हमारे फूड पाइप से गुजरती है। इस फूड पाइप का साइंटिफिक नाम एसोफेगस है, ठीक है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं, जिसमें से खुराक गुजर के हमारे स्टमक तक जाती है। अब ये फूड पाइप जो है वो स्टमक के साथ लिंक्ड होता है, तो यहाँ से जो फूड आएगी वो हमारे स्टमक में जाएगी, ठीक है। स्टमक में कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो हमारी फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, मतलब वो हमारी फूड को बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे आप एक बड़ा ऑर्गन देख रहे हैं, ये लीवर है। लीवर भी एक किस्म का एसिड जूस प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल कहते हैं, ठीक है। उस बाइल का मकसद भी हमारी फूड को उसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, ताकि जो हमारी फूड है वो आसानी से ब्रेक डाउन हो सके। उसके बाद लीवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है, जो जूस प्रोड्यूस करता है, वो उसको यहाँ गॉल ब्लैडर में सेव करता है। और उसके बाद यहाँ पे जो आप येलो पार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये पैंक्रियास होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए होते हैं। हमारी जो फूड यहाँ से स्टमक से बाहर निकलती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो ये पैंक्रियास भी पैंक्रियाटिक जूस पैदा करते हैं जो हमारी फूड को मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड करने के लिए बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो फिर हमारी फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो यहाँ पे वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके तमाम न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फूड का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, वो अनडाइजेस्टेड ही रह जाता है। उसमें फूड के वेस्ट मटेरियल्स आ जाते हैं, फूड के फाजिल मादे आ जाते हैं जो मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो सकते, वो ब्लड में हल नहीं हो सकते। तो फिर वो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दी जाती है। ये जो आपको ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है ये हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल्स जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाती है वो इसमें चली जाती है, ठीक है। तो जो फूड डाइजेस्ट होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, वो ब्लड में शामिल हो जाएगी और हमारी बॉडी में पहुँच कर हम उसे एनर्जी देगी। लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती वो इस ग्रीन पार्ट में, इस लार्ज इंटेस्टाइन में जमा होती जाती है। यहाँ से वो फूड ट्रैवल करती है, ट्रैवल करते करते वो यहाँ आके स्टोर होना शुरू हो जाती है। और जब उसकी अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमें ज़रूरत महसूस होती है कि उसको बॉडी से डिस्चार्ज किया जाए, जिसके लिए फिर ये ऑर्गन काम करता है जिसको हम एनस कहते हैं। और जो फूड यहाँ पर स्टोर होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो वेस्ट मटीरियल जमा हो जाते हैं
जो फूड के ज़रात रह जाते हैं वो फिर एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, यूँ हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। जी, अब आपने यहाँ से भी ये पूरा सिस्टम पढ़ना है तो आपको यकीनन ये लेक्चर सुनने के बाद यहाँ पे पूरे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि गुड ईटिंग हैबिट्स हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी लाइफ। अब यहाँ पे ये भी बात बता रहे हैं कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनानी चाहिए, हमें टाइम पे खाना खाना चाहिए ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल अपनी तरतीब से काम करता रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम कोई डिस्टर्बेंस ना हो। होपफुली आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा अच्छी तरह। आप इसको रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं सारे इसको आप भी देख सकते हैं दोबारा से और अपना लेसन अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।